नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के भड़ेसर गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर के जल दर्शन में पहुंचे, जहां सरपंच और ग्रामीणों ने गांव में बने नल जल योजना का पानी ठेकेदार की मनमानी के कारण बंद होने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकार की नल जल योजना पर ठेकेदार जमकर पलीता लगा रहे हैं। सरकार एक तरफ हर घर तक जल पहुंचाने के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता को योजना का लाभ लेने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मामला जांजगीर चांपा जिले के भड़ेसर गांव से सामने आया है, जहां गांव के लोग पानी की समस्या से परेशान होकर तीसरी बार कलेक्टर के जल दर्शन में पहुंचे, जहां पहुंचकर गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने अपनी परेशानी को कलेक्टर से बताई। पीड़ित गांव वालों ने आरोप लगाया कि उनके गांव में नल जल योजना का पानी ठेकेदार की मनमानी के कारण बंद है। इसको लेकर सरपंच रामकुमारी यादव और ग्रामीणों ने बताया कि पहले ठेकेदार सूर्य की बिजली से पानी का पंप चलाता था, लेकिन 2 माह पहले उसी करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत हो गई, जिसके कारण शिकायत होने से पहले ही अवैध बिजली कनेक्शन को आनंद से निकलवा दिया गया, जिसके कारण ग्रामीणों में अब नल से पानी नहीं मिल पा रहा है और वो तालाब और कुएं का पानी उपयोग करने के लिए मजबूर है। शिकायत यहाँ कलेक्टर करा, वहाँ पानी नहीं आ रही है, नल काट के ले गए नल लगा, अब एकदम कुआं का पानी पिया थे, सब लोग बीमारी आ गए हैं, चालू हो गए हैं। सुना गांव में एकदम हाहाकार मार गए पानी बिना, कई घा गए हम कलेक्टर कर सुनाइयो नहीं रहे हो कई दवा। अब वहाँ तो काट के ले गए हैं, 2 महीना हो गए वो पानी नहीं आते है, पूरा परेशानी में गाँव के मन कई दवा। अब एकदम गंदा पानी पिया थे कुआं के कई दवा, अब चालू हो गए हुआ बीमारी, बुखार पे दस्त के। कलेक्टर कर आए हैं शिकायत करे, आगे वही तो शिकायत कर आए भाई राजभर हम यहाँ नहीं सुनी तो हम जाबो रायपुर। हाँ जाबो। सिस्टम और प्रशासन की अनदेखी का ही नतीजा है कि भड़ेसर गांव के लोग प्यास से रहने को मजबूर हैं। पूरे इलाके को लेकर नल जल योजना का निर्माण गुणवत्ताहीन होने के कारण अब तक योजना का हैंडओवर ग्राम पंचायत को नहीं किया गया है, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए पानी सप्लाई के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं कर रहा है, जिससे निराश और हताश गांव वाले दर भटक कर सरकारी अफसरों की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि योजना को लेकर केंद्र सरकार अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन भड़ेसर गांव की तरह ही जिले में कई गांव हैं जहां अब तक नल जल का पानी लोगों को नहीं मिल पाया है, जबकि ठेकेदार को विभागीय अधिकारी अधिकांश राशि का भुगतान कर चुके हैं। हमारे गांव में पानी का समस्या है। ठेकेदार के द्वारा वो नल जल योजना के अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण किया गया है और 4 माह जो माने पानी सप्लाई हुआ, उसमें 2 दिन माने पानी सप्लाई होता था और 8 दिन बंद रहता था, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा अवैध कनेक्शन लेकर के लूज तार से माने वो 1 किलोमीटर तक उसको लेकर के माने सबमर्सिबल पंप माने पानी टंकी इसमें जोड़ा है पंप में, और इसके कारण माने टूट फूट हो जाता था तार, इसलिए पानी बंद हो जाता था। अब इसके संबंध में हमने उसके पीएचई के अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी से संपर्क किया, अपना माने समस्या का गुहार किया, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। और ये क्या था, अभी बीच में लूज कनेक्शन के कारण एक मवेशी की माने मृत्यु हो गई और उसमें चरवाहा जो है बाल बचा। सब हमने अधिकारी से वहां जाकर के पीएचई वाले से निवेदन किया, तो उन्होंने क्या किया, अपने बचाव के लिए ठेकेदार को बोल करके जितना लूज तार था उसको निकाल लिया गया और 3 ठो सबमर्सिबल पंप लगा था उसको दबंगई पूर्वक वो ठेकेदार के आदमी परमेश्वर यादव घुंटिया वाले के द्वारा निकाल दिया गया है और तब से पानी के लिए सब तड़प रहे हैं। अभी सब लोग तालाब का और कुआं का पानी पी रहे हैं। कभी भी महामारी जैसे बरसाती महामारी के इसमें हम लोग चपेट में आ जाएंगे और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। आज कहाँ है हम लोग 3 बार माने दर्शन में दे चुके, ये तीसरा बार है। और अब जब भी जाते हैं कलेक्टर साहब ये बोलते हैं वो उसके संबंधित अधिकारी को कि 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तीसरा जन दर्शन है, अभी तक माने कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए अपना माने
गुहार सुनाने के लिए कलेक्टर साहब के पास सभी ग्रामीण आए हैं। से भरेसर में जो टंकी बने सप्लाई टंकी ओमा पानी नहीं आथे। पानी मतलब बहुत तकलीफ करत हन। 2 महीना हुए तो कंटिन्यू आवे नहीं करत। आधा दिन आए आधा दिन नहीं आए। और मतलब बोला चलना चाहिए और सब कोई पानी की बहुत तकलीफ करत हन। हमन अब कलेक्टर साहब से मिलबो पानी ला हमारे यहाँ के चालू करे करके आए हन। और सरपंच हर है हमारे गांव के पूरा यदि निवासी मन है। अभी का तालाब कुआं एती जेती पात हन तेती कतका तकलीफ करत हन पानी के। तालाब के बोरिंग के कुआं के जेमा के पात हन ओमा अभी महामारी की स्थिति है। सब कोई गांव पूरा ये होते तकलीफ बहुत महन। दरअसल ये कहानी सिर्फ नल जल योजना की नहीं है। अधिकांश सरकारी योजनाओं की हालत कुछ ऐसी ही रहती है। भ्रष्टाचार, अफसरशाही और खराब सिस्टम अक्सर देश के गरीब और वंचित तबके के हक को हमेशा ही मारता रहा है। सवाल तो बस इतना है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक हर सरकारी योजना भ्रष्टाचार का शिकार होती रहेगी। आखिर किसी की तो इसमें जवाबदेही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और ओके एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। सेवा, सुशासन और विकास का पर्याय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। कुछ होते हैं जो सौम्यता, सहजता और दूरदर्शिता जैसे गुणों को पाने पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद में इसका पर्याय बन जाते हैं। ऐसे ही सादगी और सरलता की मूरत है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने थोड़े से समय में ही अपने कुशल नेतृत्व से जननायक बनकर उभरे हैं। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर विष्णुदेव साय ने हर छत्तीसगढ़ियों के दिल में अपनी जगह बना ली है। और इसकी वजह है मुख्यमंत्री साय जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने नागरिकों के दुख और दर्द को देखा है। तभी तो सत्ता संभालते ही मुखिया ने गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला लिया। 13 लाख किसानों को धान के बकाया 2 साल के बोनस 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का निर्णय। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। ये सब फैसले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिर्फ 1 माह में ही लिया था। 25 साल की उम्र में ही पंच फिर सरपंच बनकर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय ने विधानसभा से लेकर लोकसभा और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। ये लंबा सफर ये बतलाता है कि विष्णुदेव साय में 2.5 करोड़ जनमानस की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे और विकास एवं सुशासन की नई गौरव गाथा लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में जला है सुशासन का दिया, जिसकी रोशनी ने सबको है छुआ। विष्णु के सुशासन ने हर वर्ग में लाई है खुशियाँ। महिलाओं के तो जीवन में आया है बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि उन्हें सम्मान, स्वावलंबन और देने रोजगार संकल्पित है विष्णु सरकार। नारी शक्ति के जीवन को खुशहाली बनाने विष्णु सरकार करने जा रही है एक और अतुलनीय योजना की शुरुआत, महतारी सदन योजना। महतारी वंदन योजना की तर्ज पर महिलाओं को समर्पित इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बढ़ेगी आय, बनेंगी और भी आत्मनिर्भर। आय बनेंगी और भी आत्मनिर्भर। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाने जा रही महतारी सदन, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं अपनी सामूहिक गतिविधियों का निर्बाध रूप से संचालन कर सकेंगी। 2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान,
2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान, हॉल, स्टोर रूम, किचन और शौचालय जैसी सुविधा होगी, जहां महिलाएं अपना प्रशिक्षण, बैठक, उत्पाद का निर्माण और विपणन कर सकेंगी। अब तक गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण समूह की महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था और आय भी सीमाओं में बंध के रह गया है। पर महतारी सदन के खुलने से महिलाएं होंगी और भी सक्षम और उनकी आजीविका साधन में होगी उत्तरोत्तर प्रगति। मातृशक्ति का संवरेगा जीवन, जब प्रदेश में खुलेंगे महतारी सदन। नारी अब नहीं कहलाती अबला या फिर बेचारी। नारी, उसके सामने अब नहीं है कोई लाचारी। कदम से कदम मिलाकर परिवार और समाज में मातृशक्ति निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विष्णु के राज में पूजी जा रही है महतारी। जी हाँ, मातृशक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शुरू किया है महतारी वंदन योजना की शुरुआत, जिससे आने वाले युगों युगों तक लहराएगा नारी शक्ति का परचम और दिखेगा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का दम। इस योजना के तहत पात्र सभी विवाहित महिलाओं को मिल रही है 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, जिसका उपयोग स्वयं के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए कर मातृशक्ति जिम्मेदारी में निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ की माताएं अब नहीं किसी पर निर्भर, क्योंकि विष्णु राज में बन रही हैं वो आत्मनिर्भर। जैसे विष्णु देसाई मुख्यमंत्री बन के ऐसे जैसे हमारे फॉर्म भरे से महतारी वंदन योजना के लाभ मिल ही बोले रही से वो वादा ला तुरंत पूरा करेंगे और एक से हमरा बहुत फायदा होते। हर चीज पुरुष के आश्रित रहते हुए हमार काम नहीं होत रही से आज हमारे पास पैसा आते हम बहुत खुश हैं। विष्णु देसाई 1000 हर महीना दे थे, उकर से मैं बहुत खुश हूँ और इसने मिलते रहा है। मोला महतारी वंदन योजना में फायदा मिले से जेमा मैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ला बहुत बहुत आभारी व्यक्त करत हूँ। महतारी वंदन योजना के लाभ पात हूँ, जिसमें 70 लाख महिला में मैं भी एक महिला हूँ। मोला भी हर माह 1 से 5 तक के बीच में वो खाता में 1000 पैसा आ जाते। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और देखिए, बजट का जो कार्रवाई वो शुरू हो चुकी है और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। Grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard to abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavour to maintain strong
fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple corridor
and Mahabodhi temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। सेवा